नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन मंच पर। प्यारे छात्रों, जैसा कि हम लोग पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, तो पाचन तंत्र में हम लोगों ने जो कुछ वीडियोज देखे थे और अपन लोग कुछ चर्चा कर चुके थे। और चर्चा अपनी ये थी कि एक बार मैं डायग्राम दोबारा से बना रहा हूं जो हम बात कर चुके थे। ये आपका मुख था, मुख गुहा। आगे चल के ये आपकी अमाशय है और यहां पे इधर साइड में आपका ये लीवर, इसमें ये आपका पित्ताशय और आगे चल के फिर यहां पे लेफ्ट साइड आप आइए अग्नाशय, पेनक्रियाज। आगे चल के ये जो डायग्राम आपने पहले पढ़ चुके थे, यहां पे बड़ी आंत और छोटी आंत की चर्चा में कर चुका था। इस टाइप से ये हमारी छोटी और बड़ी आते हैं। ये अपेंडिक्स, ये छोटी आते जस्ट पीछे से इसके ऐसे घूम के आ रही है, ये इसके अंदर फोल्ड है। ये डायग्राम आप पहले देख चुके थे और सब आपको समझा भी चुका था। ये लीजिए इस टाइप से। इनके जो नाम बताए थे मैंने आपको, इसका नाम मुख गुहा यानी कि बकल कैविटी, और ये वाला एरिया भोजन और श्वास नलिका कॉमन एरिया, ग्रसनी जिसे फेरिंग्स कहते हैं। ये आमाशय, स्टमक, ये अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज, ये आपका यकृत, लीवर, ये पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, ये बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपकी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका मलाशय, हम इसे रेक्टम भी कहते हैं। ये गुदा दिखाई दे रहा है, हाँ, एनएस बोलते हैं इसको। ये लीजिए, ये डायग्राम था जो हम पहले बना चुके थे और इसको थोड़ा सा पढ़ चुके थे। हम जो पढ़ चुके थे अब तक लास्ट क्लास में हम ये पढ़ चुके थे कि जो भोजन है यहां पहुंच चुका है, इस जगह पे, ठीक है। यहां नहीं था, यहां पहुंच चुका था अमाशय के पास में, यहां इस जगह पे यहां पहुंच चुका था। इतनी बात थी कि यहां जो भोजन पहुंचा उसे कहते हैं काइन। ये बात हो चुकी थी कि अमाशय के बाद भोजन को काइन कहा जाता है। तो अमाशय में क्या क्या पच लिया था, ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए आगे बेटा, वास्तव में देखा जाए तो भोजन यहां से ग्रहण किया, इस टाइप से ये आगे मोशन मूवमेंट कर रहा है, इस टाइप से अब यहां पहुंच चुका है। इसके बाद में भोजन पचता रहेगा, आगे ऐसे चलता रहेगा, इस टाइप से आगे चलता रहेगा, छोटी आंत में जाएगा और इस टाइप से ये आता रहेगा भोजन। ये भोजन का लगातार पाचन हो रहा है और भोजन आगे मूवमेंट कर रहा है। ये भोजन में से सारे पदार्थ यहां से अवशोषित कर लिए जाएंगे और जब ये मल बन जाएगा, पोटी स्टूल बन जाएगा, तो स्टूल को बड़ी आंत के माध्यम से यहां से इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ इकट्ठा होगा, यहाँ पे मल इकट्ठा होता है। जैसे मल यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है थोड़ा बहुत और लगता है कि थोड़ा ज्यादा हो गया है, फिर मल को यहाँ से एनएस के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में अगर आप देखोगे, जो आपका एक जो पाइप यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है कि एंटर करने से लेके उसको निकालने तक, ठीक है। तो ये पाइप बेटा कहलाता है आहार नाल कहलाती है। इस आहार नाल में क्या नहीं आ रहा, इस पाइप में एक आपको ये लीवर नहीं आ रहा है, एक आपका अग्नाशय नहीं आ रहा है। ये मैं चर्चा पहले कर चुका हूं कि इनको कहते हैं सहायक अंग, सपोर्टिव ऑर्गन्स कहते हैं इसको, ठीक है। अब ये देखना है कि लीवर इस पाचन में क्या सहायता करता है और अग्नाशय क्या सहायता करता है। चलिए देखिए, आप इतना पढ़ चुके थे कि लीवर क्या होता है, इतना तुम पढ़ चुके थे। अब आगे बात समझ बेटा, आगे क्या है। अगला पॉइंट है
यकृत का पाचन में योगदान क्या है? कुछ चीजें मैं आपने पहले पढ़ चुके थे, ठीक है, वो पढ़ चुके थे, यकृत द्वारा पढ़ चुके थे कि पित्तरस बनाया जाता है। पित्तरस का स्रावन मतलब निकलना यकृत से होता है, यह पढ़ चुके थे, ठीक है। तो बाइल जूस सिक्रेटेड बाय लीवर, ये आप पढ़ चुके थे बेटा। फिर मैंने आपसे ये बताया था कि पित्तरस में कोई भी पाचक एंजाइम जो भोजन पचाते हैं, पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, यह आपने पढ़ा था। अर्थात पित्तरस जो है वो भोजन पचाएगा नहीं, हाँ अगर भोजन नहीं पचाएगा तो क्या करेगा, भोजन पचाने में सहायता करेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आप जॉब आप पढ़ोगे, जॉब आपकी लगेगी लेकिन जॉब मेरी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं आपकी जॉब पकड़ने में आपकी हेल्प कर रहा हूं। तो जो मेरा काम है आपको सहायता करने का है, आपका काम है जॉब पकड़ने का, तो वो काम लीवर का होता है। लीवर पचाता नहीं है, पचने में हेल्प करता है। बाइल जूस does not have any digestive enzyme, इतनी बात थी। उसके बाद आपने इतना पढ़ा था कि जो पित्तरस होता है, पित्तरस का जो पीएच होता है वो बेटा होता है लगभग 7.4, अबाउट 7.4, अर्थात इसे कह सकते हैं हल्का सा क्षारीय, हल्का क्षारीय यानी कि लाइट बेसिक, ये होता है इसका पीएच ऑफ बाइल जूस। अच्छा अब ध्यान देना, जो पित्तरस है इसमें कोई एंजाइम तो है नहीं, हाँ क्षारीय है। हम डायग्राम पाइए, देखिए अमाशय की पीएच का मान बेटा लगभग कितना था, 1.5 से लेके 3.5 के बीच था इसका पीएच का मान, अर्थात मतलब ये बहुत ज्यादा ही एसिडिक है। बेटा एक बात ध्यान रखना कि जब यहां इतना आपका भोजन अमाशय में गया था, अमाशय में पीएच में रहा भोजन, तो वास्तव में ये जो कायम है, इस कायम का पीएच भी देखा जाए तो बहुत ही कम हो गया। इट मींस बहुत ज्यादा अम्लीय हो गया, एसिडिक हो गया। जब आगे चलेंगे, आगे चलते समय जब इस पाथ में आगे जब जाया जाएगा, तो इस पाथ में आगे चलते समय जब और एंजाइम आएंगे इस भोजन को पचाने के लिए, उन एंजाइमों के लिए ये इतना पीएच उपयुक्त नहीं है। इतने कम पीएच में, अर्थात इतने अम्लीय माध्यम में आगे एंजाइम जो डाले जाएंगे भोजन में वो सक्रिय नहीं होंगे, अर्थात नष्ट हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे और भोजन आगे पचेगा ही नहीं। तो इस आगे एंजाइम्स को दिक्कत ना आए भोजन पचाने में, इसलिए सबसे पहले बात आती है कि इस पीएच को थोड़ा सा बैलेंस किया जाए। और आप जानते हो कि अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करते हैं। कैसे? भाई अगर मेरे पेट में खट्टा है, अम्लीय कुछ पदार्थ बने हैं, उसे कहते हैं एसिडिटी, अम्लीयता, तो मैं क्या करूंगा, मैं खाऊंगा कुछ खाली पेट ही कैप्सूल खाने वाला हूं। जैसे कि आपका ओमेज एक सामान्य कैप्सूल है, हम जिसको सुनते हैं ओमेज, ओम्प्रेजोल, रेनिटिडिन, सिमेटिडिन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये वो दवाइयां होती हैं जो आपके पेट में खट्टेपन को दूर करती हैं। तो बेटा खट्टेपन को, एसिडिटी को दूर करता है, आपका क्षारीय पदार्थ दूर करते हैं, अर्थात बेसिक जो होंगे पदार्थ वो दूर करेंगे, अर्थात अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज चलने वाली है कि जब ये भोजन कायम आगे आएगा और यहां से जब वो आपका बाइल जूस डाला जाएगा, तो बाइल जूस का पीएच बेटा 7.4 के आसपास है और वो आपका पीएच 1.5 से 3.5 के बीच है, अर्थात ये अम्लीय है, ये क्षारीय है। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, इसका पीएच यहां से थोड़ा सा बढ़ेगा और यहां से थोड़ा सा कम होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस हो, एक बाल्टी में पानी और दूसरी बाल्टी में पानी आपका मान लीजिए उसका तापमान ठंडा है, मतलब मान लीजिए 10 डिग्री के आसपास है, तो दोनों को मिक्स करोगे तो क्या होगा, वो पानी होगा गुनगुना होगा, ना तो गर्म होगा ना ही वो ठंडा होगा, वो तापमान बीच वाला होगा। इसलिए आप देखोगे यहां जो बाइल जूस है, इस कायम में जब डाला जाएगा तो कायम के पीएच को थोड़ा सा बढ़ाएगा,
बढ़ाएगा तो अम्लीयता के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। अर्थात मैं कह सकता हूं कि बाइल जूस का काम केवल क्या होता है, इस भोजन को अर्थात इस कायम के पीएच को बैलेंस करना है, केवल बैलेंस करना है पीएच को। पीएच का मान थोड़ा सा बढ़ाना, जैसे मान बढ़ेगा तो उसका जो आपका उसका जो मान है, जो उसका मान होता है अम्लता का, वो मान बढ़ेगा, पीएच थोड़ा सा बढ़ेगा तो पीएच बैलेंस होगा। तो आप इतना ध्यान रखना है कि काम क्या है इसका, बाइल जूस का, बस इस कायम के पीएच को बैलेंस करना। जैसे ये कायम यहां पे आएगा, इस जगह पे आएगा, तुरंत यहां से इस पे डाल दिया जाएगा और इसका मान थोड़ा सा पीएच का बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि अब अग्नाशय के द्वारा कुछ एंजाइम डाले जाएंगे इस भोजन के ऊपर और ये एंजाइम इस पे प्रॉपर तरीके से काम कर पाए, इसलिए बाइल जूस के द्वारा इसके पीएच को बैलेंस किया जाता है। चलिए पित्रस कायम जो भोजन होता है वो भोजन के पीएच को संतुलित करता है। ये लीजिए, ये काम है इसका। बाइल जूस मेंटेन ऑफ पीएच ऑफ कायम, ये कायम इसके पीएच को बैलेंस करता है। कायम में फूड बोल दो, ये इसका काम है, इतना काम है केवल। चलिए अब देखिए, अब फूड कहां पहुंच गया बेटा, कायम पहुंच चुका है कहां पे, लीवर के आगे चल के उसी रास्ते में और आगे चल रहा है वो, यहां से आगे यहां पहुंच गया, यहां आ गया, ये आ गया, यहां के बाद यहां आएगा। अब क्या होगा, अब अग्नाशय में जो आपका जूस बन रहा है उसे कहते हैं अग्नाशयी रस। ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं। अग्नाशयी रस अर्थात पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं इसको, जूस ये कहते हैं इसको। अब क्या होगा, अब इस भोजन में यहां से अग्नाशय रस मिला दिया जाता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, पीएच संतुलन के बाद भोजन अर्थात कायम में अग्नाशय द्वारा अग्नाशय रस मिला दिया जाता है। पैनक्रियाटिक जूस मिक्स्ड बाय पैनक्रियास इन काइम आफ्टर पीएच मेंटेनेंस। ये लीजिए, ठीक है बेटा, ये मिला दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, अगला पॉइंट, अग्नाशय द्वारा भोजन का पाचन, वो कैसे? सबसे पहले अग्नाशय द्वारा अग्नाशय रस निकाला जाता है। पैनक्रियाटिक जूस
सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास। दूसरा पॉइंट, अब पढ़ते अग्नाशय रस में होता क्या है। जो सबसे पहले पीएच कितना है इसका बेटा, वही है लगभग 7.45 के आसपास इसका पीएच होता है, अर्थात हल्का क्षारीय, लाइट बेसिक। देखिए पीएच बैलेंस किसने किया था, बाइल्यूस ने किया था, उसका 7.45 के आसपास है। अगर फिर भी पीएच मान लो प्रॉपर बैलेंस ना हो तो क्या होगा, यहां से जो अग्नाशय रस ये वाला जो है ये जब यहां से निकाला जाएगा इधर, ये कर रहा है बैलेंस, यहां से निकालते समय मान लो बाय चांस पीएच बैलेंस प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, तो इस पीएच को थोड़ा सा और बैलेंस करने के लिए यहां से भी जो रस निकलेगा उसका पीएच भी आपका क्षारीय माध्यम वाला पीएच है। अतः कह सकता हूं कि इस भोजन कायम का पीएच बैलेंस आपका बाइल जूस भी करता है और ये अग्नाशय रस भी करता है, ये दोनों पीएच का बैलेंस का काम करते हैं। सबसे पहले काम करता है बाइल जूस, उसके बाद में ये खुद भी पीएच बैलेंस का काम करता है। अब यहां से इस पे भोजन पे यहां से अग्नाशय रस डाल दिया जाता है। अब अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम देख लीजिए। सबसे पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन, ये है। दूसरा एंजाइम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज एक ये है। ठीक है जी। तीसरा टाइलिन, हम जिसे एमाइलेज भी कहते हैं, ये दोनों नाम एक ही हैं, टाइलिन और एमाइलेज, एक ही हो गया। एक और है, उसमें आगे लिख दूंगा, नीचे जगह नहीं है। इसका काम होता है बेटा प्रोटीन का पाचन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। इसका भी काम बेटा सेम टू सेम, प्रोटीन का पाचन। ठीक है, इसका काम क्या बेटा, देखिए ये लार में भी था, एमाइलेज लार में भी था। देखिए लार में जब था तो लार में भी इसने क्या किया था, आपके स्टार्च का पाचन किया था। हमने जब खाना खाया तो हमारे मुख गुहा में स्टार्च पच रहा था, लेकिन पूरा तो नहीं पचा, जो नहीं पचा बगैर पचे अंदर पहुंचा बॉडी में, उसका पाचन आपका ये यहां से टाइलिन या एमाइलेज कर देगा। तो स्टार्च का पाचन इसका काम है। एक एंजाइम यहां लिख रहा हूं इस जगह पे, तीसरा और चौथा वो लाइपेज, अग्नाशय द्वारा निकला, अग्नाशय द्वारा निकला, इसलिए इसको कहते हैं अग्नाशयी लाइपेज। अमाशय द्वारा निकला था सेम एंजाइम, उसे कहते थे अमाशयी लाइपेज, पैनक्रेटिक लाइपेज। देखो लाइपेज का मतलब होता है वसा का एंजाइम, अर्थात वसा का पाचन, डाइजेशन ऑफ फैट। ये लीजिए, तो अग्नाशय के द्वारा इन चीजों का पाचन कर दिया जाता है। अब जब अग्नाशय के द्वारा जब पाचन हो गया, तो उसके बाद में आपका जो भोजन है कायम जो था, अब पहुंचेगा कहां बेटा, अब पहुंचेगा इस जगह पहुंचेगा, नीचे पहुंचेगा यहां पे। देखिए यहां से लेके यहां तक तो था, ये यहां से लेके यहां तक था बोलस, इतना था बोलस। अब पचने के बाद में ये यहां से लेके यहां तक था आपका, ये कायम था, यहां तक कायम था। अब यहां से आगे जब देखोगे बेटा, तो यहां से आगे ये नीचे जब जाएगा तब कहेंगे इसको काइल कहेंगे इसको। तो अग्नाशय के बाद भोजन को कायम नहीं काइल कहते हैं। मैं लाइन लिख देता हूं, लीजिए क्या लिख रहा हूं। अग्नाशय के बाद भोजन को
काइल कहते हैं। फूड नॉन एज काइल आफ्टर पेनक्रियास, ये लीजिए, ये कहते हैं अब आपका भोजन कुछ हद तक पक चुका है और वो पहुंच चुका है। बेटा कहां पहुंच चुका है? अब यहां पहुंच चुका है। अब ये भोजन पहुंचेगा नीचे, भोजन मतलब काइल जाएगा नीचे। अब यहां देखो छोटी आंत का पार्ट है, ये छोटी आंत का ही पूरा इस टाइप से ये पार्ट है। अब छोटी आंत में जाके और पचने वाला है। अब वो कैसे, आगे समझिए। देखिए कि छोटी आंत की दीवारों से कुछ एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से? देखिए, सम एंजाइम्स secreted by small intestinal wall। कौन कौन से? देखिए, एक बेटा है आपका माल्टेज, दूसरा एक है लैक्टेज, तीसरा एक है सुक्रेज। ये निकलते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर आपने माल्टोज ज्वार वगैरह खाया तो ज्वार वगैरह खाओगे तो वो माल्टोज का पाचन करता है। तो माल्टीज जो काम करता है बेटा, ये माल्टोज का पाचन करता है। अगर आप माल्टोज खाया तो पाचन कौन करेगा? माल्टेज करेगा। अगर आपने दूध पिया तो दूध में लैक्टोज शुगर होती है, तो दूध में बेटा लैक्टोज का पाचन करता है, लैक्टेज नाम का एंजाइम करता है लैक्टोज का पाचन। ठीक है। अब सुक्रोज, बेटा चीनी खाते हो ना, चीनी अर्थात सुक्रोज। गन्ने खाओगे तो गन्ने में सेम सुक्रोज, तो सुक्रोज का पाचन, गन्ने का पाचन कौन करता है बेटा? सुक्रेज करता है। और सुक्रेज का ही दूसरा नाम होता है इन्वर्टेज, इसे इन्वर्टेज भी कहते हैं। देखिए, अगर आपने ज्वार बाजरा खाया अर्थात माल्टोज खाया, तो माल्टोज का जो पाचन होता है बेटा वो होता है, ये माल्टोज एक डाइसैकेराइड होता है जो कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज में टूट जाता है। और ये मैं बेटा पोषण के समय आप अलग से मैंने समझाया था, पाचन से पहले पोषण पढ़ाया था, न्यूट्रिशन में आपको मैंने बताया था। तो माल्टोज को पचाने का काम कौन करता है बेटा? माल्टेज करता है। ये मैंने अभी लिख रखा, लीजिए। ठीक है। अगर आपने दूध पिया तो लैक्टोज, तो लैक्टोज है, तो लैक्टोज को लैक्टेज नाम का एंजाइम पचाता है। बस ओज और एज का फर्क है। और इससे बेटा क्या मिलेगा? इसे ग्लूकोज, साथ साथ में आपका गैलेक्टोज, ये दोनों मिलते हैं। ये डाइसैकेराइड आपका मोनोसैकेराइड। सुक्रोज, सुक्रोज को बेटा सुक्रेज नाम का एंजाइम, और सुक्रेज को इन्वर्टेज भी कहते हैं। इन्वर्टेज भी कहते हैं। ये बेटा वही ग्लूकोज साथ साथ में आपका फ्रक्टोज, इन दो में टूटेगा। आप देखोगे तो वास्तव में छोटी आंत में जाके सारा पाचन हो जाता है। तो सर्वाधिक पाचन अगर देखा जाए तो वास्तव में किसमें होता है? छोटी आंत में ही होता है। चलिए बेटा आगे, ये हुआ। अब देखिए, छोटी आंत द्वारा पाचन कर लिया गया। अब भोजन जो था, उस भोजन से सारे पोषक तत्व एब्जॉर्ब, सोख लिए जाते हैं। अब भोजन भोजन नहीं है, ना बोलस है, ना काइम है, ना काइल है। अब भोजन से जब पोषक तत्व निकाल दिए जाएंगे तो उसको कहेंगे मल, पॉटी कहेंगे, स्टूल कहेंगे। अब छोटी आंत में पाचन हो गया। अब बेटा यहां देखिए, ये आपका भोजन नहीं है, अब ये मल है। यहाँ पे बहुत ही पतला मल है, जैसे कि दस्त लगता है ना, दस्त के टाइम पे जो मल होता है, बिल्कुल पतला मल यहाँ पे आपका छोटी आंत में पाया जाता है पचने के बाद। अब बड़ी आंत में भोजन जाएगा, भोजन नहीं सॉरी, अब मल जाएगा। तो जो मल इतना पतला है, जैसे कि दस्त लगे हो, डायरिया हो, वैसे
तो बड़ी आंत का काम भोजन पचाना नहीं है, वो केवल पतले मल में से पानी को अवशोषित कर लेने का काम करती है बड़ी आंत आपकी। नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट, बड़ी आंत भोजन का पाचन नहीं करती है, तो क्या करती है? यह केवल मल से जल का अवशोषण करती है, ये इसका काम है। लीजिए, तो लार्ज intestine does not play any role in digestion. It's absorb water from stool, इतना काम है केवल इसका। ये हो बेटा, अब यहां से कुछ नोट देख लीजिए। नोट से पहले लाइन लिख देंगे, बड़ी आदत मलाशय, मलाशय द्वारा मल को संचित अर्थात स्टोर कर लिया जाता है। बेटा क्या काम है मलाशय का? मल को स्टोर करना। स्टूल कलेक्टेड और स्टोर्ड, ठीक है, कलेक्टेड बाय रेक्टम, ये लीजिए। ठीक बेटा, ये हुआ। अब कुछ बात समझ ली नोट में क्या है। जो छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लंबाई लगभग 7 से लेकर 7.5 मीटर होती है। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी लगभग बेटा लगभग 1.5 मीटर होती है लंबाई, लगभग। ठीक है बेटा, ये होती है। और जो आहारनाल होती है, आहारनाल एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि मुख से लेके गुदा एनस तक का पूरा जो पाइप है, उसकी लंबाई बेटा आपकी लगभग औसत 6 से लेके 9 मीटर होती है। बाकी आप लगभग बोल दो, 9 है तो लगभग 9 मीटर, लगभग 9 मीटर ये होती है। वैसे तो नॉर्मल 6 से 9 होती है, बाकी आप लगभग कितनी है? 9 मीटर होती है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आगे चलिए और चीज देख लीजिए। ये देखिए, ये जो भोजन पच लिया, मल यहां से ऐसे निकल जाएगा, ऐसे कर, ऐसे 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 ये बाहर निकल जाएगा। ये बेटा ये अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स ये रहा। इसमें क्या होता है बेटा, प्राचीन समय में हमारे जो पूर्वज थे वो घास फूस खाया करते थे। घास फूस में होता है बेटा सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज का पाचन करता है आपका सेल्यूलेज नाम का एंजाइम, और एक आपका इकोलाई है जिसे अपन वूलिफॉर्म भी कहते हैं। ये पाचन में सहायता करते हैं। तो मेन है आपका सेल्यूलेज एंजाइम जो कि घास फूस का पाचन करता है। प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज घास फूस खाते थे, तो हमारे ये अपेंडिक्स थोड़ा सा विकसित अंग था। तो इसमें घास फूस को पचाने वाला एंजाइम कौन सा? सेल्यूलेज पाया जाता था। ये सेल्यूलेज एंजाइम पाया जाता था। लेकिन हमारे पूर्वज ने धीरे धीरे स्लोली घास फूस खाना कर दिया बंद। अब मांसाहार और वो अपना जैसे कि गेहूं की रोटी वगैरह ऐसा खाना चालू कर दिया। तो यहाँ पर ये हमारा अपेंडिक्स काम में नहीं आ रहा था, ना ये एंजाइम काम में आ रहा था। तो धीरे धीरे करते 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 यहाँ से सेलुलेज नाम का एंजाइम यहाँ से गायब हो जाता है। और जब हमारी बॉडी में आज एंजाइम नहीं है सेलुलेज, तो उस कंडीशन में अगर हम घास फूस खाएंगे तो घास फूस खाने से अर्थात सेलुलोज के खाने से अब वो सेलुलोज पचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम जो था वो गायब हो चुका है। तो ये एक प्रकार से कह सकता हूँ कि अवशेष अंग है, मतलब बस है, ये धीरे धीरे मिट भी जाएगा और खत्म भी हो जाएगा।
मतलब ये बहुत लंबे टाइम के बाद की बात होती है कि मतलब सैकड़ों हजारों लाखों कॉलम यहाँ से खत्म विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर बाई चांस कभी क्या होता है कि ये जो मल है ये इधर फंस जाए, इस जगह फंस जाए थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमें दर्द होता है कि कौन सा दर्द है, इसे बोलते हैं अपेंडिक्स का दर्द कहते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, इसको काट देता है यहाँ से और बांध देता है। इतनी सी बात बस, क्या थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है कि काम क्या है इसका। काम पहले था घास फूस को पचाने का काम करता था, और आज ये एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं है, सेलुलोज नाम का, इसलिए ये अंग हमारी बॉडी में किसी काम का फिलहाल नहीं है। अब यहां से भोजन को, मल को बाहर निकाल दिया जाता है। अब एक दो बात छोटी छोटी और बातें हैं कि जो आपकी छोटी आंत होती है, छोटी आंत, इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से देख लीजिए। ड्यूडेनम, बेटा इंग्लिश हिंदी सेम ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं हिंदी लिखूंगा तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट हैं इसके छोटी आंत के। ठीक है, हिंदी बहुत गंदा रहेगा। हाँ, बस आप ग्रहण याद कर लो। इस अग्र क्षुद्रांत, पश्च क्षुद्रांत नाम अटपटे हैं, बस याद रख लो। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और हो सके तो ग्रहणी याद रखो, ये हिंदी का नाम है, बाकी इनका हिंदी नाम बता याद रखो, वरना आपको बहुत समस्या आने वाली है। ठीक है, ये छोटी आंत है। ऐसे बड़ी आंत के भी 3 पार्ट हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के भी, ये ध्यान रखो, इंग्लिश नाम ही शिकम, कोलोन और रेक्टम। इसे बेटा मलाशय बोलते हैं, जो मल को इकट्ठा करता है। ये लीजिए, ये कुछ चीजें हैं। अच्छा, ये बात हुई। अब यहां एक और चीज ध्यान रखनी है आपको, वो क्या देख लो, ये मालूम छोटी आंत है ये वाली, तो छोटी आंत में ऐसे उंगली, फिंगर टाइप ऐसे स्ट्रक्चर पाई जाती है बहुत सारी, इस टाइप से। इन्हें कहते हैं विलाई, ये बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, भोजन के पाचन में वृद्धि कर देना। और वो कैसे करता है देख लीजिए, ये छोटी आंत है, देखो छोटी आंत में अंगुली समान संरचना पाई जाती है, जिन्हें विलाई कहते हैं। ये छोटी आंत के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं, जिससे पाचन में वृद्धि हो जाती है। लीजिए भैया, तो तुमसे पूछे क्या काम भलाई का, तो सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती है, जिससे उसके पाचन में वृद्धि हो जाती है। लीजिए, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर found in small intestine known as villi. Please. Next, villi increase surface area of small intestine, therefore डाइजेशन इंक्रीज। एक और चीज, आंत में
ई कोलाई, इसे बेटा वुलिफॉर्म भी कहते हैं, वुलिफॉर्म, हिंदी इंग्लिश सेम है। जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। तो दोस्तों ये आपके 5 अंक से संबंधित क्वेश्चन थे, ये आपको ध्यान रखने हैं। और जो डायग्राम बनाए हैं, अगर आप डायग्राम 2 4 5 बार रिपीट करोगे तो चीजें आसान आपकी हो जाएंगी। तो भोजन का पाचन मुख गुहा से होते होते आपके आमाशय छोटी आंत में होता है, और बड़ी आंत में किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत का काम केवल पानी के अवशोषण का होता है, जिससे कि बॉडी से वाटर लॉस ना हो, पानी की हानि ना हो। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि इनके जो पार्ट है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं आपके, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। हिंदी नाम अटपटे हैं इसलिए मैंने आपको बताए नहीं है। जैसे बोलू तो गृहिणी, अग्र क्षुद्रांत्र, पश्च क्षुद्रांत्र, आप वही नाम ध्यान रखने हैं जो आपके पढ़ाई में आसान लगे। उसके बाद में बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो मलाशय बड़ी आंत का पार्ट है। लास्ट में एनस गुदा होती है, जिसके माध्यम से पोटी को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम जब खाना खाते हैं तो खाने से पोषक तत्वों को पाचन के माध्यम से इस प्रकार से हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था पाचन। अब मैं मिलूंगा आपको नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।